हेलो दोस्तों। हम मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति देख रहे हैं। इसमें हमने दो वीडियो देखे हैं, दो लेक्चर अभी हम कर चुके हैं इसके। जिसमें जो पहला लेक्चर था उसमें हमने कारण और घटनाक्रम को समझा था कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से 1857 की क्रांति हुई। और दूसरा जो लेक्चर था उसमें हमने जबलपुर में कैसा विद्रोह हुआ वह देखा था, और सागर नर्मदा क्षेत्र का देखा था कि वहाँ पे क्या विद्रोह की जो पृष्ठभूमि रही वो रही। और इसके अलावा जो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी थी उसको हमने विस्तार से समझा था। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, इसमें हम यह प्रयास कर रहे हैं कि भोपाल इंदौर वाले क्षेत्र में क्रांति किस तरह से विस्तार हुई, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि प्रश्न थोड़ा सा भी गहराई में आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो आज का है कि भोपाल में 1857 की क्रांति किस तरह से हुई। क्या हुआ दोस्तों भोपाल में? आप लोग जानते हैं कि भोपाल में जो क्रांति के नेता थे वो थे आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां। दोस्तों क्या नाम है? एक तो है फाजिल मोहम्मद खां और इनके ही भाई थे दोस्तों आदिल मोहम्मद खां। आदिल मोहम्मद खां। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि भोपाल में सिकंदर बेगम का शासन था और सिकंदर बेगम दोस्तों अंग्रेजों का साथ दे रही थी। सिकंदर बेगम का शासन था और सिकंदर बेगम पूर्ण रूप से किसका साथ दे रही थी? अंग्रेजों का साथ दे रही थी। अब यहाँ पर क्रांति की शुरुआत ऐसी होती है कि ये दोनों भाई को जैसे ही आभास होता है कि ग्वालियर, नीमच और आपके सागर वाले क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, तो यह दोनों क्या करते हैं, गढ़ी अम्बा पानी का किला होता है दोस्तों, एक गढ़ी अम्बा पानी का किला, वहाँ पर ये लोग गढ़ी अम्बा पानी का किला होता है, वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आक्रमण कर देते हैं और उस किले पर कब्जा कर लेते हैं। जब उस किले पर कब्जा हो जाता है इनका, मतलब लगभग 300 सहयोगियों की मदद से उस किले पर ये पूर्ण रूप से कब्जा कर लेते हैं। अब गढ़ी अम्बा पानी पर किले पर जैसे ही ये कब्जा करते हैं तो सिकंदर बेगम को बहुत टेंशन हो जाती है कि ये कैसे इनका कब्जा हो गया, और वह अंग्रेजों की सहायता करने हेतु गढ़ी अम्बा पानी को चारों तरफ से घेर लेती है। कहाँ कहाँ पे अपने ठिकाने बनाती है दोस्तों? तो वो बनाती है एक तो आपके बमोरी में और दूसरा बेगमगंज और गैरतगंज। ऐसा मान लीजिए कि ये गढ़ी अम्बा पानी का किला है तो इसके एक तरफ बेगमगंज है, एक तरफ बमोरी है और एक तरफ आपका जो है राहत, बेगमगंज, बमोरी और गैरतगंज। तो इस तरीके से इन तीनों तरफ से जो सिकंदर बेगम होती है वो गढ़ी अम्बा पानी को घेर लेती है, और जो वहाँ के जो अंदर के विद्रोही होते हैं उनको यह संदेश पहुँचाती है कि आप जल्दी से जल्दी इस किले को खाली कर दो, नहीं तो हम तोपों से इस किले को उड़ा देंगे। लेकिन विद्रोही भी दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो भी खाली इस किले को नहीं करते आसानी से। फिर जब बहुत हो जाता है तो बमोरी के पास एक युद्ध भी होता है दोस्तों, बमोरी के पास एक युद्ध भी होता है जिसमें जो है सिकंदर बेगम की सेना एक तरफ रहती है और आपके जो आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद खां की सेना एक तरफ रहती है। इस युद्ध का इंपॉर्टेंट तथ्य ये है दोस्तों कि यहाँ पे जमादार एक रहते हैं, फाजिल मोहम्मद खां के जमादार रहते हैं, उनका नाम रहता है दोस्तों भीकम सिंह। तो भीकम सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब ये भीकम सिंह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी पूछ सकता है कि भीकम सिंह किसके सहयोगी थे या इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था, कहाँ से ये शहीद हुए थे। तो आपको याद रखना है कि जो बमोरी का युद्ध हुआ था वहाँ पे जमादार तो जो थे किसके, फाजिल मोहम्मद खां के जो जमादार थे भीकम सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक ये होता है। फिर जब आखिरकार गढ़ा अम्बा पानी के किले पर सिकंदर बेगम कब्जा नहीं कर पाती है तो वह एक चाल चलती है और इस किले के पास एक तालाब होता है दोस्तों, और उस तालाब में जो पानी भरा होता है तो वहाँ का ये पानी खाली करवा के और वहाँ पे तोपे लगा देती है किले की ओर मुँह करके। और जैसे ही इन तोपों से यहाँ से इस पर बमबारी की जाती है किले पर, तो तुरंत ही जो वहाँ की महिलाएं होती है
और जो सेना विद्रोही जो अंदर होते हैं 1857 के जो क्रांतिकारी होते हैं, आदिल मोहम्मद खां, फाजिल मोहम्मद के साथ जितने भी सहयोगी रहते हैं, तो वो सारे लोग किले को खाली करने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से गड़ा अम्बा पानी जो किला है उस पर मतलब वो खाली कर दिया जाता है। मतलब लगभग 21 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को इस पर कब्जा करते हैं ये लोग, 28 सितंबर को, सॉरी एक दो डेट लिख देता हूं आपके इम्पोर्टेंट। 28 सितंबर को कब्जा होता है इसका, और 28 सितंबर के बाद इसको आपका 21 अक्टूबर को ये लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो ये दो डेट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को कहानी घटनाक्रम सारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से जैसे ही बाकी लोग तो यहाँ समर्पण कर देते हैं, लेकिन आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां यहाँ से भाग जाते हैं और राहतगढ़ का किला होता है सागर में, वहाँ पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं। कौन सा किला दोस्तों? राहतगढ़ किला होता है। आप लोगों को पता होगा ये किला सागर जिले में है, और ये आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां यहाँ पर आकर इस किले पर कब्जा कर लेते हैं। और जैसे ही इस किले पर कब्जा करते हैं तो यहाँ पर ह्यूरोज आता है। ह्यूरोज जिसने कि पूरे मध्य भारत में क्रांति के दमन का एक तरीके से कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठेका ले लिया है कि हाँ पूरे मध्य भारत में मैं क्रांति का दमन करूंगा। हमने पिछले वीडियो में भी इस पर बात की थी। तो ह्यूरोज आ जाता है और ह्यूरोज राहतगढ़ के किले पर आक्रमण करता है, और यहाँ पर ही फाजिल मोहम्मद खां जो है वो पकड़ा जाता है और उसको सागर के मुख्य चौराहे पर फांसी दे दी जाती है दोस्तों, फाजिल मोहम्मद खां को। तो याद रखना है आपको कि फाजिल मोहम्मद खां को सागर में ही फांसी दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो राहतगढ़ किले पर इनका कब्जा हुआ। ह्यूरोज आया, ह्यूरोज ने आक्रमण करके वापस युद्ध हुआ और इनकी हार हो जाती है। फाजिल मोहम्मद खां यहाँ पे पकड़ा जाता है और इसको सागर में फांसी दे दी जाती है। अब आगे क्या होता है कि आदिल मोहम्मद खां जो है वो यहाँ से भागने में सफल हो जाता है, और जब वो भागने में सफल हो जाता है तो वो जा करके तात्या टोपे से मिल जाता है दोस्तों। जो आदिल मोहम्मद खां हैं वो भाग करके तात्या टोपे से मिल जाता है, और जब तक इनका युद्ध चलता है तो अंत तक तात्या टोपे के साथ में और रानी लक्ष्मीबाई के साथ में आदिल मोहम्मद खां युद्ध करते रहता है। अब आप लोग थोड़ा सा कहानी समझ गए होंगे। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि टिप्पणी लिखने के लिए कभी आता है प्रश्न मेंस में, तो आप इस तरीके से थोड़ा कहानी बना के लिख सकते हैं। और यदि प्री में अंदर से प्रश्न आता है, थोड़ा भी अंदर से प्रश्न आता है कि या फाजिल मोहम्मद या आदिल मोहम्मद में किसने तात्या टोपे के साथ युद्ध किया था 1857 की क्रांति में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर राहतगढ़ के किले पर निम्न में से किसने कब्जा किया, किन क्रांतिकारियों ने कब्जा किया, तो आप लोगों को पता रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद ने कब्जा किया था। या यहाँ पे यदि हम देखें तो गढ़ी अम्बा पानी किला का संबंध किससे है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जमादार भीकम सिंह को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य आज आपका हो जाएगा कि ये किसके सहयोगी थे, तो ये आपके फाजिल मोहम्मद खां के जमादार थे। तो इसलिए दोस्तों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पैटर्न जो चेंज हुआ है परीक्षा का, तो उसमें इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये भोपाल वाला क्षेत्र हुआ। अब हम इंदौर, महू, धार, यहाँ पर क्रांति का विस्तार कैसे हुआ उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि मालवा वाले क्षेत्र में विद्रोह किस प्रकार से हुआ। इसमें भी मालवा में जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है आपके इंदौर का क्षेत्र। आप लोग जानते होंगे कि इंदौर से जो नेतृत्व की कमान है वो शहादत खां ने संभाली थी। इतनी जानकारी आप लोगों को होगी कि इंदौर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व शहादत खां ने किया था। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं और आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूं, उनके नाम आपको याद रखना है दोस्तों। और वो कौन कौन है? पहले तो ये याद रखिएगा कि इंदौर में क्रांति की शुरुआत 1 जुलाई को होती है। 1 जुलाई को सुबह सुबह इंदौर में क्रांति की शुरुआत हो जाती है दोस्तों।
और इस क्रांति की शुरुआत करने में जो प्रमुख रूप से नेता रहते हैं वो रहते हैं शहादत खां और भगीरथ सिलावट। भगीरथ सिलावट। और कौन रहते हैं? और रहते हैं वंश गोपाल। वंश गोपाल। और कौन रहते हैं? तो और रहते हैं आपके अराराव सिंह। ठीक है, तो इन 4 नेताओं के द्वारा जो है यहाँ की कमान संभाली जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट है नवाब वारिस मोहम्मद खां। नवाब वारिस मोहम्मद खां। तो इन 5 के नाम आपको याद रखना है। इनमें से 2 के नाम तो आपको याद ही होंगे, लेकिन ये 3 नाम भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यदि प्रश्न थोड़ा सा भी इधर उधर करता है वो, तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। वारिस मोहम्मद खां का नाम भी आप याद रखेंगे। कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वारिस मोहम्मद खां का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से रहा है, या किस क्षेत्र से इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, तो आप लोग इंदौर या मालवा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, ये बस नाम याद रखना है आपको, और ये याद रखना है कि यहाँ का जो एजेंट है ना, उनका नाम रहता है ड्यूरेंट। और ये जो ड्यूरेंट है, इसे जैसे ही क्रांति की भनक लगती है तो ये भाग करके सीहोर चला जाता है, और वहाँ से भाग करके सीहोर में भी जब इसको कोई शरण नहीं मिलती है तो वहाँ से भाग करके दोस्तों ये सिकंदर बेगम की शरण में चला जाता है। सिकंदर बेगम की शरण में ये चला जाता है। तो इंदौर की कहानी लगभग इतनी ही है, यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि शहादत खां का ही कथन था। क्या कथन था दोस्तों? वो इम्पॉर्टेंट है, और वो यह कथन था कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और इन साहिबों को मार डालो। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यदि मेंस में भी आप इस प्रकार के कथन लिखेंगे तो आपका जो आंसर है, आपके आंसर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा चेक करने वाले पे। तो ये कथन है, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को, साहिबों मतलब अंग्रेजों को मार डालो। या फिर डायरेक्ट प्री में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कथन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि निम्न में से किसका कथन है ये। ऑप्शन कुछ इस प्रकार रहेंगे, फाजिल मोहम्मद खां, शहादत खां, वारिस मोहम्मद खां, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है कि शहादत खां, इनका ये कथन था। और क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों यहाँ के, कि ड्यूरेंट तो यहाँ से भाग जाता है, और जैसे ही ड्यूरेंट यहाँ से भागता है तो इंदौर की जो रेसिडेंसी रहती है उस पर इन लोगों का कब्जा हो जाता है। बाद में बॉम्बे से जब स्टुअर्ट की सेना आती है और ह्यूरोस की सेना जब सम्मिलित रूप से इंदौर की छावनी पर कब्जा कर लेती है तो ड्यूरेंट को वापस बुला लिया जाता है। तो यही इंदौर की कहानी थी। इतना आपके लिए अभी पर्याप्त है। इनके नाम आपको याद रखना है, और ये कथन जो है इम्पोर्टेंट वो आपको याद रखना है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे जो है दोस्तों, महू का यहीं पे आप समझ लीजिए कि महू में आपको 2 ही बस नाम याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ महू का। महू में कुछ नहीं, महू में क्या होता है कि महू में जैसे ही इंदौर में क्रांति होती है वैसे ही महू में भी क्रांति हो जाती है। और यहाँ पे जो क्रांति की शुरुआत है दोस्तों वो करते हैं 23वीं भारतीय पैदल सेना। ये इम्पोर्टेंट है, जिसका नेता रहता है मुराद अली खान। तो यहाँ पर जो विद्रोह होता है 23वीं भारतीय पैदल सेना यहाँ पर विद्रोह करती है दोस्तों, और इनका जो नेता होता है वो होता है मुराद अली खान। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, मुराद अली खान। और यहाँ पर जो अंग्रेज रेजिडेंट रहता है उनका नाम रहता है कैप्टन हंगर फोर्ड। क्या रहता है दोस्तों? कैप्टन हंगर फोर्ड। तो इतनी चीजें आप लोगों को महू के बारे में याद रखना है कि महू में 23वीं जो भारतीय पैदल सेना है वो विद्रोह कर देती है, और उस विद्रोह का जो नेता रहता है वो मुराद अली खान, और किसके विरुद्ध? कैप्टन हंगर फोर्ड, जो कि यहाँ से भाग जाता है जैसे ही विद्रोह की सूचना उसे मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि धार वाले क्षेत्र में
और जो आपका अमझेरा था बख्तावर सिंह वाले क्षेत्र में, वहां पर विद्रोह कैसे हुआ। हाँ दोस्तों, अब जो है जो धार का अमझेरा वाला क्षेत्र है, अमझेरा, आप लोग जानते होंगे कि अमझेरा में जो शासक है बख्तावर सिंह है। अब बख्तावर सिंह जो है दोस्तों, ये अपने दीवान और संदला के ठाकुर की मदद से, इनके दीवान रहते हैं दोस्तों, इनके दीवान का नाम रहता है गुलाब राय, इनके दीवान रहते हैं गुलाब राय और संदला के ठाकुर, इन दोनों की मदद से जो है अपने किले पर पूर्ण रूप से राजा बख्तावर सिंह कब्जा कर लेते हैं, अंग्रेजों को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को इस बात की सूचना मिलती है तो अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर आते हैं और हैचिनसन, यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट या अंग्रेज अधिकारी रहता है उनका नाम है दोस्तों हैचिनसन, हैचिनसन। तो ये हैचिनसन जब इन पर वापस से आक्रमण करता है तो वापस से जो अंग्रेज है उनका इस किले पर कब्जा हो जाता है और बख्तावर सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उनकी फांसी की तिथि आप लोगों को याद रखना है, इसीलिए मैं कहानी बता रहा था आपको कि बख्तावर सिंह को जो फांसी है दोस्तों वो 10 फरवरी 1858 को दे दी जाती है। तो बस अमझेरा की इतनी ही कहानी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पे मैं जो प्री और मेंस के हिसाब से आपसे यदि कभी पूछा जा सकता है तो इतना आपको याद रखना है कि अमझेरा के शासक, अमझेरा धार जिले में स्थित है, अमझेरा धार में है और वहाँ के शासक थे बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह अपने दीवान गुलाब राय और संदला के ठाकुर की मदद से किले पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन हैचिनसन जो है वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है वो वापस से किले पर कब्जा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी कहानी है और ये फांसी की डेट आप लोगों को याद रखना है 10 फरवरी 1858। इसके अलावा जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपको एक सुजात खान का नाम याद रखना है जो बैरसिया से संबंधित है दोस्तों, बैरसिया से संबंधित है। और सुजात खान का विद्रोह इम्पोर्टेंट है, विद्रोही सुजात खान, ये क्या था, विद्रोही सुजात खान क्या था दोस्तों कि सिकंदर बेगम का जो खजाना था वो सीहोर में इनके अंतर्गत ही रखा गया था और इन पर विश्वास था बेगम को। लेकिन ये जो है सुजात खान ये विद्रोह कर देते हैं और खजाने को लुटा देते हैं। बेगम का जब खजाना लूटा जाता है तो अंग्रेज़ों के द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है और इनको भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इनका क्षेत्र याद रखिएगा दोस्तों, सीहोर वाला जो क्षेत्र है इनका वो है सुजात खान का। और इनकी क्या कहानी है, तो बस यही कि सिकंदर बेगम इन्हें जो खजाने की बागडोर सौंपती है, लेकिन ये वहाँ पर विद्रोह कर देते हैं 6 अगस्त 1857 को। तो डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि जो विद्रोही सुजात खान है इनका संबंध सीहोर और बैरसिया वाले क्षेत्र से है, सीहोर और बैरसिया वाले क्षेत्र से है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है वापस से कौन कब्जा करते हैं, तो रॉबर्ट हैमिल्टन और ह्यूरोज। किसका किसका नाम है, रॉबर्ट हैमिल्टन और ह्यूरोज, रॉबर्ट हैमिल्टन और ह्यूरोज। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि जो सुजात खान है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सीहोर और बैरसिया से। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे का कौन से क्षेत्र आपके बचे हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम कर लेते हैं मालवा के और क्षेत्रों को, फिर उसके बाद हम रीवा की क्रांति को समझेंगे। तो दोस्तों अब मालवा के कुछ क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, उनको भी आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न बन सकता है खासकर प्री के परीक्षा में। जैसे देखिए महिदपुर जो कि उज्जैन में है, यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों कि महिदपुर में एक मेजर टिम्निस थे, तो मेजर टिम्निस पर यहाँ पर विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह का जो नेता था वो शेख रहमतुल्ला था।
बस इतना याद रखिएगा। हालांकि कहानी बड़ी है, लेकिन आप बस यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि महिदपुर में जो 1857 की क्रांति हुई वो मेजर टिम्निस वहाँ पर थे, और जो क्रांति के नेता थे वो थे दोस्तों शेख रहमतुल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि शेख रहमतुल्लाह जो है वो महिदपुर से विद्रोह की कमान संभालते हैं, और वहाँ पर जो होता है मेजर टिम्निस। अब सरदारपुर में भी विद्रोह होता है, और सरदारपुर में 10 अक्टूबर को सरदारपुर जो कि धार जिले की तहसील है, वहाँ पर दोस्तों भील सैनिकों का विद्रोह होता है 10 अक्टूबर 1857 को। 10 अक्टूबर 1857 को किसका विद्रोह दोस्तों? भील सैनिकों का विद्रोह होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, भील सैनिकों का विद्रोह। ठीक है। और एक धार उस टाइम पे धार राज्य जो था, वहाँ पे वो किसका शासनकाल होता है? तो वो भी आनंदराव पवार का शासनकाल, वहाँ पर भी विद्रोह होता है। तो केवल धार का यदि पूछे तो आनंदराव पवार का शासन होता है, और इनके शासन में यहाँ पर छोटा सा विद्रोह या 1857 की क्रांति का कहना चाहिए विद्रोह होता है। तो ये 3 जगह आप लोगों को पूछे गए कभी एग्ज़ाम में, तो इनसे रिलेटेड ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। और मानपुर में भी विद्रोह होता है, मानपुर का भी यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ये सारे मालवा के क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर विद्रोह हो रहा है। तो मानपुर में क्या होता है कि दे रहा है दिखाई, हाँ, मानपुर में क्या होता है, एक कमिंस नामक जो है वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट रहता है, जिसको कि वहाँ की जो जनता है वो मार करके भगा देती है। कहाँ पे? शीतला माता की जो गुफाएं हैं, शीतला माता गुफाओं में ये भाग करके छिप जाता है। तो यहाँ पर कोई खास नेता तो नहीं रहता है, लेकिन यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कमिंस रहता है, और वो भाग करके शीतला माता की गुफाओं में छुप जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मानपुर में भी बगावत हुई थी। ये इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कभी मेंस में यदि प्रश्न आता है कि मालवा वाले क्षेत्र में 1857 की क्रांति को समझाइए, तो आप इन विभिन्न क्षेत्रों को छोटा छोटा या एक एक दो लाइन में भी लिखेंगे तो चेक करने वाले पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये रहेगा। ठीक है, तो इसको अब ख़त्म करते हैं मालवा में 1857 की क्रांति को यहीं पे। और आगे जो हम देखते हैं वो यह देखते हैं कि रीवा राज्य में जो रणमत सिंह थे उनका विद्रोह किस प्रकार का हुआ, और रघुराज सिंह ने किस प्रकार से उनकी सहायता की, और उसके बाद इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। रीवा राज्य में जो है 1857 की जब क्रांति होती है तो वहाँ के जो शासक होते हैं उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। उनका नाम है रघुराज सिंह। और ये रघुराज सिंह जो है बाहर से तो अंग्रेजों की सहायता करते हैं दोस्तों। ये दोहरा जो है कैरेक्टर इनका होता है कि बाहर से दिखावे के लिए ये अंग्रेजों की सहायता कर रहे होते हैं, लेकिन इनका मन जो है वो 1857 की क्रांति में लगा हुआ होता है। और ये किसकी सहायता करेंगे? तो ये 4 लोगों की सहायता करते हैं, और यही 4 लोग रीवा राज्य, या आपके बोलना चाहिए कि बघेलखंड वाले क्षेत्र में यही 4 लोग क्रांति का बीड़ा संभालते हैं। कौन कौन है वो 4 लोग? उन चारों के नाम आप लोगों को याद रखना है, और वे 4 है रणमत सिंह, धीर सिंह, रणमत सिंह, और जो आपके श्याम शाह और पंजाब सिंह। क्या है? श्याम शाह और पंजाब सिंह। तो यह 4 लोग रहते हैं, और यही 4 लोग पूरे बघेलखंड वाले क्षेत्र में 1857 की क्रांति का बीड़ा उठाते हैं, और बहुत लंबे समय तक ये लोग अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं। विभिन्न युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करते हैं ये 4 लोग। और इनके जो नेता होते हैं दोस्तों रणमत सिंह होते हैं। इनके नेता कौन? रणमत सिंह होते हैं। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रीवा के राजा कौन है दोस्तों? वो है रघुराज सिंह। ठीक है,
अब इनकी जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है कि एक तिलंग ब्राह्मण की गिरफ्तारी हो जाती है। तिलंग ब्राह्मणों की गिरफ्तारी जब अंग्रेज कर लेते हैं कुछ उन पे गलत जो है आरोप लगा करके, तो ये चारों लोग उन्हें छुड़ाने के लिए अंग्रेजों से युद्ध करते हैं और उन्हें छुड़ाकर वहाँ से भगा लेते हैं। कौन कौन से युद्ध होते हैं, तो प्रमुख रूप से आपको जो युद्ध है, हाँ एक चीज़ ये कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ तो आप लोगों को कहानी जो है याद रहेगी। क्या हुआ, सबसे पहले तिलंग ब्राह्मण की गिरफ्तारी होती है दोस्तों। तिलंग ब्राह्मण गिरफ्तार होता है और तिलंग ब्राह्मण को गिरफ्तार कराने के लिए ये चारों मिलके मुक्त फौज का गठन करते हैं। कौन सी फौज? मुक्त फौज का गठन करते हैं और यही फौज जो है इनकी सेना बन जाती है और इसी सेना से ये विभिन्न युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्रांति होती है दोस्तों वो होती है नागौद में। नागौद में क्रांति होती है और जो अंग्रेजों के सैनिक रहते हैं वो वहाँ पे एलिस नाम का एक पॉलिटिकल एजेंट रहता है, तो उसके सैनिक यह कह देते हैं कि हम इन क्रांतिवीरों पर हाथ नहीं उठाएंगे। और इस तरीके से वो जो आपके कहना चाहिए कि अंग्रेज के साइड से लड़ने वाली जो सेना है वो सारी सेना यह कह देती है कि हम इन क्रांतिवीरों पर हाथ नहीं उठाएंगे और इस तरीके से रणमत सिंह की सेना वहाँ पे विजयी हो जाती है, क्योंकि जब विरोध में कोई बचेगा ही नहीं तो विजय होना एक साइड का निश्चित हो जाता है। तो इस तरीके से यह लोग नागौद में जो युद्ध है वह जीत जाते हैं। कहाँ पे सबसे पहले हुआ? नागौद में क्रांति, ठीक है, और विजयी जीत जाते हैं दोस्तों। इसके बाद लगातार ये लोग युद्ध करते हैं, जैसे एक भिल्ल सहाय का युद्ध होता है, फिर चित्रकूट का युद्ध होता है, फिर जो है डबोरा का युद्ध होता है, वहाँ पर युद्ध करते हैं ये, फिर क्योंटी का युद्ध होता है और इस तरीके से बहुत बाद में रणमत सिंह की गिरफ्तारी होती है। कौन कौन से युद्ध एक एक करके देखते हैं दोस्तों हम, कि यहाँ से नागौद में क्रांति विजयी के बाद यहाँ से भागने के बाद जो है भिल्ल सहाय का एक युद्ध होता है। कौन सा दोस्तों? भिल्ल सहाय का युद्ध। भिल्ल सहाय का युद्ध होता है। यहाँ से भी जो है जो रणमत सिंह है वो भाग जाते हैं और इसके बाद दोस्तों चित्रकूट में अंग्रेज से इनका युद्ध होता है। यहाँ से भी जो है वो भाग जाते हैं और यहाँ से भाग करके डबोरा नामक स्थान पे पहुँचते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात जो है दोस्तों वो होती है किससे? रणजीत सिंह से। ये आपके रणमत सिंह है और एक और जो क्रांतिकारी वहाँ पे होते हैं डभोरा में, उनका नाम रहता है रणजीत सिंह। तो इसके बाद जो है रणमत सिंह और रणजीत सिंह, थोड़ा सा नाम सेम है लेकिन आप लोगों को याद रखना है, डभोरा, रणमत सिंह आपके डभोरा पहुँचते हैं और डभोरा में उनकी मुलाकात होती है दोस्तों रणजीत सिंह, जो कि स्वयं भी 1857 की क्रांति के एक प्रमुख नेता थे। लेकिन डभोरा में क्या होता है कि रणजीत सिंह युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन रणमत सिंह ये प्रमुख नेता जो है ये यहाँ से भी भागने में सफल हो जाते हैं और यहाँ से भागने के बाद ये क्योंटी नामक स्थान पर इनका युद्ध होता है दोस्तों अंग्रेजों से। क्योंटी नामक स्थान पर युद्ध होता है और वहाँ से भी ये रणमत सिंह भागने में सफल हो जाते हैं। आखिरकार जब कुछ भी नहीं हो पाता तो आखिरकार अंग्रेजों को इनको पकड़ने के लिए रघुराज सिंह की सहायता लेनी पड़ती है और रघुराज सिंह को अंग्रेज कहते हैं कि आप रणमत सिंह को पकड़वा दीजिए, क्योंकि अंग्रेज दोस्तों कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि रघुराज सिंह रणमत सिंह की सहायता कर रहे हैं, तभी रणमत सिंह इतना बचकर भाग पा रहे हैं। तो रघुराज सिंह जो है वो एक कृत्रिम युद्ध का प्लान बनाते हैं और अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि आप यदि रणमत सिंह को जब पकड़ने जाए तो उन्हें पहले ही बता दे कि हमारी सेना आपको पकड़ने आ रही है और वो पहले ही वहाँ से उनको भगा दे। इस तरीके से रणजीत सिंह की ये सहायता करते हैं और उस युद्ध का नाम क्या होता है? उस युद्ध का नाम होता है दोस्तों क्योंटी का युद्ध। हाँ, क्योंटी का युद्ध ही होता है जो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। यही युद्ध होता है, कृत्रिम युद्ध होता है दोस्तों। ये एक कौन सा युद्ध होता है? कृत्रिम युद्ध होता है ये एक, क्योंटी से कृत्रिम।
कृत्रिम युद्ध इसीलिए होता है क्योंकि कृत्रिम युद्ध दोस्तों इसीलिए होता है क्योंकि इस युद्ध में क्या है, रघुराज सिंह ने अपने सेनापति को पहले ही आदेश दे दिया है कि आप रणमत सिंह पर हमला नहीं करेंगे, रणमत सिंह को आप नहीं मारेंगे, उनको वहां से आप भगा देंगे। लेकिन अंग्रेजों के सामने युद्ध करना जरूरी है क्योंकि सहायक संधि हो चुकी है, तो सहायक संधि का विरोध में नहीं जा सकते थे रघुराज सिंह, इसीलिए ऊपर से उनका अंग्रेजों का साथ देना बहुत ही जरूरी था। तो ये क्योंटी का युद्ध, यहाँ से भी रणमत सिंह आपके भाग जाते हैं। फिर अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि रघुराज सिंह ने रणमत सिंह की सहायता की है। तब क्या करते हैं अंग्रेज, सीधा पत्र लिखते हैं रघुराज सिंह को और कहते हैं कि यदि आप रणमत सिंह को नहीं पकड़वाएंगे तो आपसे आपका राज्य ले लिया जाएगा, आपसे जो आपका राज्य है वो छीन लिया जाएगा। तब रघुराज सिंह रणमत सिंह को पत्र लिखकर बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात है और आप अपनी गिरफ्तारी आके दे दीजिए वरना मेरा राज्य मुझसे छिन जाएगा। ठीक है, तो जो रणमत सिंह होते हैं ऐसा सुनने के बाद, ये पत्र पढ़ने के बाद आते हैं और अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। तो इस तरीके से रणमत सिंह की जो कहानी है वह समाप्त हो जाती है। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लीजिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को जल्दी में क्लियर करवा देता हूं कि रीवा वाले क्षेत्र में ये 4 नेता है, रणमत सिंह, धीर सिंह, श्याम साहब, पंजाब सिंह और रघुराज सिंह जो वहाँ के राजा है वो मतलब पीछे से इनको सपोर्ट कर रहे हैं 1857 की क्रांति में। तिलंग ब्राह्मण की गिरफ्तारी होती है जिसके बाद वो लोग मुक्त फौज का गठन करते हैं। फिर नागौद की क्रांति में विजयी रहते हैं। भिल्लसाय का युद्ध, चित्रकूट का युद्ध, लेकिन कहीं पे भी अंग्रेजों की पकड़ में रणमत सिंह नहीं आते। डभौरा का एक युद्ध होता है जहाँ पे रणमत सिंह के ही दोस्त रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद क्योंटी का एक कृत्रिम युद्ध होता है जिसमें रघुराज सिंह की चालाकी के कारण रणमत सिंह यहाँ से भी भाग जाते हैं और आखिरकार रघुराज सिंह ही उन्हें पत्र लिखकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा देते हैं क्योंकि उनके सामने राज्य छोड़ने की कंडीशन होती है। और उसके बाद जो है रणमत सिंह को फांसी भी दे दी जाती है दोस्तों। कहाँ पर फांसी दे दी जाती है? 1860 में रीवा में, 1860 में रीवा में, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, रणमत सिंह फांसी 1860 रीवा। ठीक है दोस्तों, तो ये रीवा की या बघेलखंड की 1857 की क्रांति थी जिसको आपने अच्छे से समझ लिया इस कहानी को। ठीक है, अब 1857 के जितने भी कहानियाँ थी लगभग मैं कवर करवा चुका हूँ। आपका जो भोपाल वाला क्षेत्र है वहाँ का हम देख चुके हैं, इंदौर का, ग्वालियर का, जबलपुर का और बघेलखंड वाला लगभग चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद मेरा एक शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें एकदम शॉर्टकट में सारे क्षेत्र और प्री के हिसाब से सारे जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो 5 मिनट में 1857 की क्रांति करवा दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख लीजिएगा तो आपका एक क्विक रिवीजन वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।